तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षण। मैं हूं संदीपन, आपके क्लास 10 बोर्ड इंग्लिश प्रिपरेशंस में आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका साथी। रात के 1 बज रहे हैं। तो रात के 1 बजे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। देख सकते हैं आप, अगर यहाँ से दिखेगा तो पता नहीं, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लगभग अभी, हाँ, अगर आप यहाँ से देख सके तो 1:05 हो रहा है रात के। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक जाने माने पोएट रहे हैं यूएस के। तो उनका लिखा हुआ 2 पोएम इस बार हमारे सिलेबस में है। एक है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस। तो इन्हीं 2 पोएम्स को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपने पोएम्स में प्रोसीड करें, अपने पोएम्स को बेहतर तरीके से समझें, उसके पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Robert Frost was a master of words whose poetry captured the quiet beauty and hidden depths of rural New England. वो हालांकि एक यूएस के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने न्यू इंग्लैंड के बारे में बहुत सारे मतलब हिडन डेप्थ्स और वहाँ की जो सोसाइटी हुआ करती थी उसके बारे में, नेचर के बारे में ऐसे बहुत सारे उन्होंने पोएम्स वगैरह लिखे हैं। उनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न इन 1874। हिज वर्क ब्लेंडेड सिंप्लिसिटी with profound insight using everyday language to explore life's deepest questions। क्या उनकी भाषा जो होती थी, मतलब ब्लेंड हो जाता था कि समाज के हर एक तबके के साथ बहुत ही। और उसमें प्रोफाउंड इंसाइट मतलब इन डेप्थ बहुत सारे मतलब कभी कभी होता है ना कि मतलब बहुत ही आसान भाषा में वो बहुत सारे कुछ कहे जाते थे, है ना। लेकिन उसका इनर जो डीप मीनिंग जो होता था वो थोड़ा डिफरेंट ही हुआ करता था। नेचर, चॉइस एंड ह्यूमन आइसोलेशन वर फ्रीक्वेंट थीम्स। उनकी द्वारा लिखी गई जितने भी पोएम्स हुआ करती थी वो नेचर, प्रकृति, चॉइस। हाँ, लास्ट ईयर ही क्लास 9 में आप लोग जब थे तो आपको एक पोएम मिला था, द रोड नॉट टेकन। उसका थीम क्या था कि लाइफ में जो चॉइसेस हमारे पास होते हैं, उन चॉइसेस को कैसे हम लोग, उसमें कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको हम लोग परसीव करते हैं, कैसे उसको लेते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले लोग जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पे चलते रहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है ना। वहीं पे कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके अनकन्वेंशनल वे में अ, अपने आप को मतलब एक नए जगह पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ऐसे आइकॉनिक बहुत सारे उनकी पोएम्स रही हैं, जैसे कि रोड नॉट टेकन जो आपको क्लास 9 में मिला था, फिर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग एंड बर्ड्स। इसके बाद फ्रॉस्ट वॉइस वाज बोथ रिफ्लेक्टिव एंड वाइज, अर्निंग फ्रॉम पुलित्जर प्राइजेस एंड लास्टिंग प्लेस इन अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री। पुलित्जर प्राइज जो है वो, ये मैं आपको बता दूं, छोटा सा मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। पुलित्जर प्राइज है बहुत ही एक रेस्पेक्टेड, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट, ऐसा एक अवार्ड होता है जो आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है ना। वो इसके बाद और वो हमारा यूएस के जो, अमेरिका के जो एक ही बहुत जाने माने एक लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत ही नाम उन्होंने कमाया। और आज के दिन में भी उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है ना। He died in 1963, but his words continue to echo with clarity and quiet strength। उनका उनकी जो मृत्यु है 1963 को, 1963 में हुई, लेकिन उनकी कहीं उनकी लिखी कविताएं आज भी हमको इंस्पिरेशन देती हैं, है ना। अच्छा, तो आज का जो पोएम है, पहला पोएम जो है हम लोगों का डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाईलाइट्स हाउ स्मॉल एंड ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग अबाउट ए बिग चेंज इन आवर मूड एंड एटीट्यूड। कि इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि पोएट दिखाते हैं कि छोटे से छोटे चीज भी, नेचर के साथ जुड़ा हुआ छोटा चीज जो है, छोटा सा छोटा इंसिडेंट भी हमारे एटीट्यूड को, हमारे किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है उसको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे उसको बदल सकता है ना। द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल मोमेंट इन नेचर दैट शिफ्ट्स हिज ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड इनटू अ मोर चेयरफुल एंड पॉजिटिव वन। कि ये पोएम उस दिन का है जब पोएट शायद कहीं पे जा रहे थे, कहीं पे थे, लेकिन उनका मूड सही नहीं था। कोई कारणवश उनका मूड सही नहीं था, वो दुखी थे अंदर से। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घटी, है ना, जिसकी वजह से उनका जो वो ग्लूमी स्टेट था, वो जो अनहैप्पी जो मूड था, है ना, वो
उससे कैसे बाहर निकल गया है, और वो एक बहुत ही चीयरफुल, एक खुश मिजाज थॉट में, एक स्टेट ऑफ माइंड में चले आए। कैसे ये, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टेंजा वाइज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये जो पोएम जो है ये दो स्टेंजा में है, तो हम लोग देखते हैं। पहले पहला स्टेंजा जो कहता है, द वे ए क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इस स्टेंजा में पोएट जो है वो क्या कहते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब्स ए नेचुरल सीन जहाँ पे एक क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री कवर्ड विद स्नो। उस दिन शायद लेखक जो पोएट जो है वो शायद कहीं पे जा रहे थे, या तो किसी कारणवश शायद अपने किसी वॉक में निकले होंगे, या तो कोई भी कारणवश वो शायद एक हेमलॉक ट्री। हाँ, मैं आपको ये चीज बता दूं, हेमलॉक ट्री जो है ये अलग अलग जगहों में थोड़ा अलग स्टेट में मतलब उसको लिया जाता है। जैसे कि यूएस में अगर पढ़ते हैं इसको एक पॉइजनस ट्री के मतलब उसी नाम में, हेमलॉक ट्री के नाम पे एक पॉइजनस ट्री मिलता है, जिसको नेगेटिविटी के साथ मिला के देखा जाए। लेकिन वहीं पे अगर एशिया वगैरह पे हम चले आए, तो ये पाइन ट्री का स्पीशीज है। पाइन ट्री जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह में होता है ना, कि ऊपर एकदम कोन जैसा चढ़ता है, कुछ पेड़ होता है, वो होता है पाइन ट्री। ऐसे ही पाइन ट्री का ही एक स्पीशीज होता है हेमलॉक। लेकिन यूएस में उसको दूसरे नाम से, मतलब दूसरा कोई पेड़ है जो एक पॉइजनस होता है ना, तो हेमलॉक ट्री, उसको भी हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ही कहा जाता है। तो मतलब क्या, यहाँ पे एक पॉइजनस ट्री, मतलब एक ट्री के ऊपर शायद एक कौवा बैठा हुआ था, और उसी के नीचे, या तो नीचे शायद पोएट जो है वो खड़े थे, या तो गुजर रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ, एज द क्रो मूव और शुक द ब्रांचेस, शायद किसी वजह से वो जो क्रो जो वहां पे बैठा, जो कौवा जो वहां पे बैठा हुआ था, उसने अपना बॉडी को थोड़ा शेक किया और वो थोड़ा मूव किया। तो क्या हुआ फिर, उसके जो ब्रांचेस जो है वो ट्री के, जो उस पेड़ का जो ब्रांचेस जो था वो भी थोड़ा हिला, और उसमें जमे हुए जो बर्फ जो थे, स्नो जो था, वो स्नो फ्लेक्स जो है वो नीचे गिरे। और लेखक वहीं वहीं पे थे, तो लेखक के ऊपर, मतलब पोएट के ऊपर ये जब स्नो फ्लेक्स जब गिरे, तो मतलब उन्होंने जब ऊपर देखा, फिर उनका मतलब स्टेट ऑफ माइंड जो है थोड़ा चेंज हुआ। नॉर्मली ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री आर नॉट कंसिडर्ड प्लीजेंट सिंबल्स जनरली। कौवे को भी हम लोग उड़ा देते हैं, है ना, उसको पॉजिटिविटी के साथ हम लोग मिला के नहीं देख सकते। और क्योंकि ये यूएसए का है ना, तो पोएट जो है, तो हेमलॉक ट्री को भी, क्योंकि पॉइजनस ट्री है, तो उसको भी नेगेटिविटी के साथ ही जोड़ के देखा जाएगा। पीपल ऑफन कनेक्ट देम विथ सैडनेस, डार्कनेस और बैड लक। ज्यादातर लोग, हम लोग जब किसी बैड मूड में होते हैं, वो दुख हो या किसी भी कारणवश हो, तो हम लोग डार्कनेस और बैड लक उसमें में हम लोग अटके पड़े रहते हैं। लेकिन बट इन दिस मोमेंट दे बिकम द रीजन फॉर दिस समथिंग पॉजिटिव। हेमलॉक ट्री जो है और कौवा जो है, ये दोनों नेगेटिविटी के पार्ट होते हैं। लेकिन उस समय में जब वो जो स्नो फ्लेक्स जब पोएट के ऊपर गिरा, तो उससे शायद क्या हुआ, पोएट का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो थोड़ा चेंज हुआ, और ये वही का प्रो और हेमलॉक ट्री जो है, ये एक पॉजिटिव री लेके आए पोएट पोएट के ऊपर। ठीक। द फॉलिंग ऑफ स्नो फ्रॉम सच ऑर्डिनरी थिंग्स क्रिएट्स स्पेशल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द। ये बहुत ही साधारण सी बात है ना, लेकिन ये साधारण सी चीजें भी लेखक के ऊपर एक पॉजिटिव चेंजेस में बार बार लेखक पोएट के ऊपर एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आया। स्टेंजा 2 में क्या कहता है, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड। तो क्या कहता है कि यहाँ पे पोएट कहते हैं, हियर द पोएट एक्सप्लेन्स दैट द इफेक्ट ऑफ दैट स्मॉल इंसिडेंट ऑन हिम। इस छोटे से इंसिडेंट से उनके मन में, उसके उनके दिलो दिमाग में क्या परिवर्तन आया, है ना। बिफोर दिस ही वॉज इन अ बैड मूड, इससे पहले वो एक बहुत ही ज्यादा गंदे बुरे मूड में थे। फुल ऑफ रिग्रेट, किसी कारण के लिए उनके मन में शायद बहुत सारा रिग्रेट था, है ना। एंड थॉट हिज होल डे वाज वेस्टेड, एंड वो सोच रहे थे कि मेरा पूरा जो दिन है जो वो क्या हो जाएगा, पूरा भी बर्बाद होने वाला, पूरा बर्बाद गया। लेकिन बट द सडन फॉल ऑफ स्नो चेंज्ड हिज फीलिंग्स कंप्लीटली। लेकिन अचानक से जो स्नोफ्लेक्स उसके उनके ऊपर गिरी, उससे क्या हुआ, उनका जो थॉट था, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आया, पॉजिटिव थॉट्स उनके दिमाग में घर कर गए, है ना। ही सैडनेस डिसअपियर्ड, उनका जो दुख था वो दूर हो गया। एंड ही फेल्ट
रिफ्रेश्ड एंड चेयरफुल, और वो अंदर से खुश महसूस करने लगे। ठीक, ही रियलाइज दैट द डे वाज नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि मैंने अपना आधा दिन तो बर्बाद कर लिया, लेकिन मेरा अभी तो जो दिन है वो अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास अभी भी समय है। This little event saved at least some part of his day and gave him happiness instead of regret. और इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से उनको ये समझ में आया, हाँ मेरा आधे से ज्यादा समय शायद दिन का बर्बाद मैंने कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ समय है और उसमें मैं खुश रह सकता हूँ, और उससे उनको बहुत ज्यादा खुशी। ठीक, तो ये जो पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें हम लोग जो राइमिंग स्कीम अगर देखें, तो अगर हम लोग राइमिंग स्कीम अगर इसमें अगर देखें तो एक चीज अगर ध्यान में आएगा, अगर पोएम को देखें, द वे ए क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे अगर देखें क्रो और स्नो, इन दोनों का जो एंड जो है वो डब्ल्यू से हो रहा है ना, और लगभग लगभग प्रोनाउंसिएशन भी, है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सेम ही है, प्रो स्नो, तो ये दोनों क्या है, सेम, तो इसलिए ए ए। उसी जगह पे शुक डाउन ऑन मी और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, इन दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया बी। ये पहला स्टेंजा गया, है ना, पहला फर्स्ट, है ना, पहला स्टेंजा यहाँ पे गया। दूसरे स्टेंजा में अगर देखें, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट आई हैड रूड। तो यहाँ पे हार्ट और पार्ट जो है वो लगभग सेम है, लगभग सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, उनका उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। वैसे ही मूड और रूड, रूड मतलब बर्बाद करना, रूड मतलब बर्बाद करना, उसका भी तो सेकंड स्टेंजा में, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइमिंग स्कीम है वो कौन कौन सा है, ए ए बी, सॉरी, ए बी, ए बी पहला स्टेंजा था। दूसरा स्टेंजा में सी डी, सी डी, ये है आपका में। ठीक, ये बस आपको ध्यान रखना। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, इस जो ये जो पोएम जो हम लोगों का था डस्ट ऑफ स्नो, इसका थीम क्या है, इसमें बहुत सारे थीम्स हमको मिलते हैं, ये क्वेश्चंस में आता है। ठीक, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है पावर ऑफ नेचर, नेचर कैन हील एंड चेंज आवर मूड, है ना, किसी का भी कोई भी मूड जो है ना, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको नेचर हील कर सकता है, उसमें से बाहर निकलने में नेचर ही हमको सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। फिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, हर बुरे चीज में, हर नेगेटिव में वो अच्छाई देखने का जो एक नजरिया रखना चाहिए, वो हमको यहाँ पे पता चलता है ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। तो मतलब इवन सीमिंगली डार्क सिंबल्स, जैसे कि क्रोर्स, हम लोग इसको एक डार्क सिंबल्स के जैसे देखा जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है ना, लेकिन फिर भी कैन ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम्स। बार बार लेखक बोल रहा हूँ मैं, है ना, पोएट के लिए वहां पे एक पॉजिटिव चेंजेस आउटकम लेके आ सकते हैं। फिर वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल छोटी छोटी चीजें वो भी हमारी जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है ना। फिर चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, अ शिफ्ट इन एटीट्यूड कैन सेव अ डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। अगर हम लोग अपने एटीट्यूड में किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है उसमें अगर हम लोग परिवर्तन लाएं, तो क्या हो सकता है, कोई भी चीज बेहतर हो सकता है, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा दिन बेहतर हो सकता है। फिर पोएटिक डिवाइसेस, एलिटरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल। एलिटरेशन वगैरह, एलिटरेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो होगा उसको कहा जाता है एलिटरेशन। जैसे कि यहाँ पे पोएम को अगर देखें, हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो इसको कहेंगे एलिटरेशन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा फॉलो करना है। ठीक, सेंटेंसेस देके देगा एग्जाम वगैरह में, तो उसमें आपको बस थोड़ा फॉलो करना है। फिर आता है सिंबलिज्म, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं, हेमलॉक और क्रो जो है ये एक नेगेटिव सॉरो, दुख, है ना, वहां पे इसका सिंबल है। वहीं पे डस्ट ऑफ स्नो जो है, जब पोएट के ऊपर जब बर्फ की जो फ्लेक्स जो है, स्नो फ्लेक्स जो है वो जब गिरती हैं तो उनमें एक पॉजिटिविटी आता है, तो वो
डस्ट ऑफ स्नो क्या है, होप और पॉजिटिविटी का सिंबल है। वहीं पे इमेजरी है ना, लेटर टू गॉड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, विजुअल इमेज ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। जब हम लोग ये पोएम जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक पिक्चर हमारे मन में बना लेते कि जब कौवा वहां पे हिल रहा था, फिर बर्फ है ना नीचे गिर रहा था और पोएट के ऊपर गिरा है ना, तो इसका एक विजुअल इमेजिनेशन हम लोग सेट कर लेते हैं, वही होता है इमेजरी। फिर आते हैं इन्वर्जन, हैज गिवन माई हार्ट इरेगुलर वर्ड ऑर्डर फॉर पोएटिक इफेक्ट। हैज गिवन माई हार्ट मतलब ये क्या पॉसिबल है, जनरली नहीं, लेकिन ऐसे ही चीजों को कहा जाता है इन्वर्जन। फिर आता है मॉडल, द पोएम टीचर्स अस दैट इवन ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज द वे वी लुक एट। ये पोएम हमको ये सिखाता है किसी भी परिस्थिति में, किसी की चीज में एक छोटा सा चेंज उसको देखने का हमारे लाइफ को, हमारी जिंदगी को बदल सकता है। नो मैटर हाउ डल और डिप्रेसिंग एंड डैमेजिंग, कि ये मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका दिन कितना गंदा गुजरा, आप ये मैटर करता है आपने आखिर तक अपने दिन को, अपने जीवन को कितना सुधारा। ठीक है, क्योंकि सबको एक चार मतलब हर सेकंड, हर एक मोमेंट में हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये हमारे ऊपर है उस सिचुएशन को हम लोग कैसे परसीव करें, कैसे देखें। क्लियर हुआ, समझ में आया आई थिंक। ठीक, तो हम लोगों का भी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ है ना। तो ये आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो पोएम जो है, ये पोएम है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव tasted of desire. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसका जो मीनिंग है हम लोग देखते हैं क्या है। The poet talks about how the world might end. Some people believe it will end in fire, while others believe it will end in ice. By fire, the poet means desire, passion, greed, anger, and uncontrolled wants of human beings. पहला स्टेंजा जो है इसमें ये कहता है कि दुनिया जो है आग से खत्म हो। मतलब ये जो पोएम जो है इसमें दो चीजों का नाम है, मतलब दो चीजों का उल्लेख है, दो चीजों का मेंशन है, फायर एंड आइस, है ना। पहला स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो कभी फायर से हो, है ना। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि हम लोग ह्यूमंस का जो डिजायर है, कभी ना खत्म होने वाला डिजायर, पैशन, ग्रीड, अहंकार, लोभ, लालच, गुस्सा, अनकंट्रोल्ड वांट्स, कि हम लोग का वांट्स जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, आज ये तो कल दूसरा, है ना। चाहत हम लोग का खत्म नहीं होता। तो ही एग्रीज विद पीपल who think fire will bring destruction because he has seen how strong desire can be in human। तो वो इस चीज को एग्री करते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग से, दुनिया जो है वो आग से खत्म हो जाएगा, आग से बर्बाद होगा। तो पोएट उसको बिलीव करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है लोगों के अंदर का जो मतलब ये सारे डिजायर, ये पैशन, ये ग्रीड, ये लालच, ये लोभ, है ना, ये सारा कुछ। वहीं पे दूसरे स्टेंजा में कहते हैं बट द पोएट ऑल्सो सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ए सेकंड टाइम, पोएट कहते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस है देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब बर्बाद होना, खत्म हो, है ना। तो अगर पहले बार अगर आग से खत्म हुआ और फिर दुनिया को मौका मिला, फिर अगर ऐसा सिचुएशन एराइज फिर से हुआ, दुनिया फिर से बर्बाद होगा, फिर से खत्म होगा, तो इस बार आग से नहीं, इस बार बर्फ से होगा। बर्फ यहाँ पे क्या है, द आइस वुड बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव। बाय आइस ही मीन्स हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति जो घृणा, है ना। फिर कोल्डनेस, कभी कभी होता है ना कि हम लोग मतलब एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, एक दूसरे को मतलब कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं देते, कोई कुछ बोल रहा है मतलब कोई हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। फिर क्रुएल्टी, है ना, कि जिसके मन में कोई दूसरे के प्रति कोई सद्भाव नहीं है, उसके मन में कोई ऐसा कोई सॉफ्ट फीलिंग भी नहीं है उसके मन में, है ना, वो होता है क्रूअल, लैक ऑफ लव अमंग पीपल। और आज के दिन में ये होता जा रहा है, लोग एक दूसरे को मतलब इंसानियत नाम का जो चीज है वो आज के दिन में लोगों में दिखता नहीं है। एक दूसरे के प्रति, इंसान में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, है ना, प्यार, ये जो भाव जो रहना चाहिए, ये आज के दिन में दिखने को मिलता ही नहीं है। These feelings can also destroy the world slowly। पोएट कहते हैं
ये सारे फीलिंग्स जो हैं ये भी एक दिन दुनिया को खत्म कर देगा, और हो भी रहा है आज के दिन में, है ना। इन शॉर्ट बोथ फायर एंड आइस, दैट इज फायर मतलब डिजायर और आइस मतलब हेट्रेड, आर पावरफुल एनफ टू कॉज द एंड ऑफ द, ठीक। तो अभी ये जो पोएम है इसका भी हम लोग थोड़ा प्राइमिंग स्कीम्स देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ, अगर देखें, some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, the fire or desire, और इधर ice, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे क्या मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, ए बी ए ए, ठीक है। और यहाँ पे फिर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice, तो twice और ice, तो इसके साथ मैच नहीं करेगा, हम लोग ने इसका नाम दे दिया B। और यहाँ पे C और I also is also great, है ना। तो यहाँ पे BC और and would suffice, तो यहाँ पे twice ice और suffice सेम है, तो इसमें भी क्या दे देंगे, ये रहा प्राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को बस, और अगर ध्यान से देखेंगे ये सारा क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आता है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसका जवाब क्या सकते। तो अभी देख लेते हैं ये जो पोएम सेकंड जो हम लोग का पोएम था फायर एंड आइस, इसका हमको थीम क्या मिलता है। ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड आर डिस्ट्रक्टिव एज नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर जैसे दुनिया को तबाह कर सकता है, वैसे ही डिजायर्स और हेट्रेड एक दूसरे के प्रति मतलब गुस्सा, घृणा, है ना, नफरत, इससे भी दुनिया क्या होता है, खत्म हो सकता है, और हो भी रहा है आज के दिन में, है ना। अगर हम लोग आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दिखेंगे। टू मच पैशन, ग्रीड और लास्ट कैन बर्न द होल वर्ल्ड लाइक फायर। जरूरत से ज्यादा, इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर कुछ भी है वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, है ना। तो ऐसे ही जरूरत से ज्यादा कुछ पैशन अगर हो, लालच हो, है ना, लस्ट, है ना, ये सारा जो अगर हो तो वो भी दुनिया को आग जैसा जला सकता है। वैसे ही टू मच हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस कैन फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय लाइफ, लाइक मतलब ऐसे इमोशंस की वजह से इंसान इंसान में आज के दिन में इंसानियत ही नहीं है कुछ। मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं कि लोगों को आजकल के दिन में दूसरों का दर्द जो है वो भी महसूस नहीं होता, है ना। मतलब सोचता हूँ कभी कभी कि ये भी क्या हो सकता है क्या, मतलब we we claim ourselves to be the most smartest beings on the earth, और वहीं पे हम लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं, है ना। मॉडल इसी पोएम का हमको सीख क्या मिलता है, ह्यूमन बींग्स मस्ट कंट्रोल देयर इमोशंस। हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने कंट्रोल इमोशंस को, गुस्से, है ना, अपने इम्पल्स को कैसे कंट्रोल कर सके। कैन डिस्ट्रॉय और एल्स इट कैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली देमसेल्व्स बट द होल वर्ल्ड, क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि बस हम लोग का खुद का क्षति होगा, इससे पूरा दुनिया का आत्मा क्षति हो सकता है, ठीक। पोएटिक डिवाइसेस, एलिटरेशन, सम से वर्ड विल, है ना। तो एलिटरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपीटेशन ऑफ सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। फिर आता है सिंबलिज्म, फायर जो है क्या किसको सिंबल करता है, डिजायर, ग्रीड, एंगर, ये याद रखना आप, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। और आइस जो है वो हेट्रेड, कोल्ड एंड क्रुएल्टी। इमेजिनरी, स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजेस होता है, ये ऑलरेडी हमको पता है इसका मतलब क्या है ना। एंजम्पमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। A sentence continues to the next line without a pause, है ना। अगर हम लोग अगर पोएम को अगर देखें तो some say the world will end in fire, ये देखो some say the world will end in fire, ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ पे खत्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पे खत्म ना करके इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आके खत्म किया, है ना। फिर ये कंटिन्यू हुआ, फिर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये नेक्स्ट लाइन में आया। तो ऐसे ही जब पोएम्स को जब ऐसे लिखा जाए कि एक सेंटेंस को खत्म ना करके उसको नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट करा जाए, इसको कहा जाता है एंजम्पमेंट। क्या कहा जाता है, हाँ,
कहा जाता है एनजेम्बेन, ENJAMB, ठीक है। तो इस ये हम लोगों का है जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। ये आपको बस अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ तो है नहीं, है ना, दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा बस ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है ना। थोड़ी अपनी सेंसेस को थोड़ा चा मतलब जगा के रखना है ना, थोड़ा ध्यान देना है। बस उसी से हम लोग का काम बनेगा। तो वैसे तो हम लोग का यह इस चैप्टर में हम लोगों का जो ये एक्सप्लेनेशन, जो दो पोएम बड़ा एक्सप्लेनेशन समझने का कोशिश किया, है ना। आई होप आप लोगों को एक बेहतर पर्सपेक्टिव मिला होगा दोनों पोएम का। तो ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो हम लोग इसका जवाब लिख सकें। ठीक, अभी आते हैं इन्हीं दो पोएम्स के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ओवर द इयर्स बोर्ड्स ने पूछे हैं, तो उसी को हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, ये 2019 में आया था कि कुछ एक्सट्रैक्ट था, एक्सट्रैक्ट में पूछा नेम द पोएम एंड द पोएट। ये कौन सा पोएम था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम था। पोएम का नाम हमको बस बताना था, ठीक है। अभी प्री एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट हमारे पास नहीं है, तो ये डस्ट ऑफ स्नो या तो फायर एंड आइस में से होगा। तो एज पर द डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सट्रैक्ट, हमको जवाब देना है। फिर व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री के साथ उसने क्या किया था क्रो ने? द क्रो टू द ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री, है ना। है ना? तो ये, तो the crow shook the branches of the hemlock tree, which caused the light snow to fall on the poet, है ना। तो क्रो ने क्या किया था? उसने अपने बॉडी को थोड़ा शेक किया, जिससे हेमलॉक जो क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और अपने बॉडी को थोड़ा शेक किया। तो उस वजह से क्या हुआ, जो स्नो फ्लेक्स जो थे वो पोएट के ऊपर आ गिरे। व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज कन्वेड हियर? कि पोएट का इस पोएम में कौन से मूड को हम लोगों ने इसको समझाने का कोशिश करा गया है। द पोएट वाज इन ए डाल सैड एंड ग्लूमी मूड बिफोर द स्नोफॉल ऑन, है ना। कि उनके ऊपर वो बर्फ गिरने से पहले वो एक बहुत ही ज्यादा दुखी, ग्लूमी, सैड, है ना, डल, ऐसे एक स्टेट ऑफ माइंड में थे। लेकिन इसके बाद उनका मूड जो है वो चेंज हुआ। फिर व्हाट डिड द क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज? क्या सिंबलाइज करता है? द क्रो एंड द हेमलॉक सिंबलाइज sorrow, negativity and sadness in life, yet in the poem they lead to something positive। लेकिन आखिरकार इन दोनों ने पोएट में क्या किया, पोएम में क्या किया, कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेके आए पोएट के लिए। तो व्हाट मूड ऑफ, है ना। तो व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली? व्हाट इमेजेस आर यूज्ड बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट? एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएट इज इन ए सैड मूड, है ना। कि जो पोएट जो थे इन द बिगिनिंग एक बहुत ज्यादा सैड मूड में वो थे। ही फील्स हिज डे इज वेस्टेड, वो सोच मतलब उनको ये लग रहा था कि उनका जो दिन जो थे पूरा पूरा बर्बाद गया, है ना, पूरा बर्बाद हो गया था। लेकिन टू शो दिस ही यूजेस नेगेटिव इमेजेस लाइक द क्रो एंड द हेमलॉक, और ताकि इसको हमको मतलब हम जितने भी रीडर्स हैं इसको सबको समझा पाए, है ना, अपना जो स्टेट ऑफ माइंड था वो समझा पाए। उन्होंने नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमेजेस ऑफ प्रो और हेमलॉक का यूज किया। बोथ यूजुअली लिंक्ड विद सॉरो, बट दीज वेरी इमेजेस ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंजेस इन हिज माइंड, है ना। फिर इट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? कि
एटीट्यूड जो है, हमारा जो एटीट्यूड है हमारे सिचुएशन को बदलने में, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होगा वो हमारे सिचुएशन को बदलने में मदद करता है। क्या इसको हम लोग एग्री करते हैं क्या? यस, डेफिनेटली एग्री करेंगे। आवर एटीट्यूड डिसाइड्स वेदर ए सिचुएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हम उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढालते हैं, कैसे उस सिचुएशन को परसीव करते हैं, कितना भी गंदा, कितना भी बुरा सिचुएशन हमारे लिए, पॉजिटिव हमारे लिए सिचुएशन, हमारा जो एनवायरमेंट जो है वो है हमारे आसपास, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग अपने आप को कैसे स्टेडी रखते हैं, है ना? इन द पोएम ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री नॉर्मली सीन एज अनप्लेजेंट create a pleasant change in the poet's mood. This shows that if we look positively, even a gloomy situation can bring happiness. तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, है ना? उससे हम लोगों का परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली, स्टेट ऑफ माइंड जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है ना? So, what does the phrase dust of snow mean? It means fine particles or small flakes of snow that fell lightly on the poet. ठीक है, इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं डेफिनेटली। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? इट मीन्स फाइन पार्टिकल्स और स्मॉल स्नो फ्लेक्स, बर्फ के जो छोटे छोटे, है ना, मतलब जो पार्ट्स रहते हैं, है ना, वो जब लाइटली, वो इतने हल्के होते हैं जो पोएट के ऊपर गिरे थे, है ना, वही सारी चीजें। हाउ डिड द फॉल ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? कि स्नो जब पोएट के ऊपर गिरे तो उसमें क्या परिवर्तन आया पोएट के अंदर? तो उनके अंदर एक पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट आया, एक रीइंफोर्समेंट आया, है ना? द फॉल ऑफ स्नो रिफ्रेश द पोएट एंड चेंज्ड हिज सैड मूड इनटू ए चीयरफुल वन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो, मुझे यहाँ पे इरेजर अभी नहीं मिल रहा। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव थ्रू दिस पोएम? द मैसेज इज दैट इवन ए स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन वंस फीलिंग्स एंड सेव ए डे फ्रॉम बीइंग ट्विस्टेड इन सैडनेस। तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे दिन को, हमारे में पॉजिटिव चेंज ला सकता है, जिससे हमारा जो दिन जो है, हमारा जो समय, हमारा जिंदगी जीवन है, यहाँ पे दिन मतलब वो पर्टिकुलर एक दिन नहीं, हमारा जिंदगी, हमारा समय है ना, वो बर्बाद होने से बच सकता है। हम लोग एक पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आ जाते हैं फायर एंड आइस में। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर द पोएम? तो फायर जो है वो ग्रीड, पैशन एंड एंगर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे आइस जो है वो हेट्रेड, कोल्डनेस एंड क्रूएल्टी को रिप्रेजेंट करता है ना? तो ये आसान सा जवाब है। Which idea does the poet favor more? The world ending in fire or ice? The poet favors the idea of the world ending in fire because he has seen the destructive nature of humans. है ना? जो आइस से खत्म होने वाला जो बात है वो उन्होंने दूसरी बार के लिए रखा है कि अगर दूसरी बार अगर दुनिया को मौका मिला, तो पहली बार जो है वो, और डेफिनेटली दुनिया अगर पहली बार में अगर बर्बाद हो जाएगा तो दूसरी बार थोड़ी ही मौका मिलेगा, है ना? तो वहीं पे पोएट कहते हैं कि दुनिया का बर्बाद होगा वो ऐसे ही होगा क्योंकि उन्होंने लोगों का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, आज के दिन में हमको दिखता है ना? हम लोग हर दिन हमारे प्रकृति को, हमारे नेचर को मारते हैं, मार रहे हैं, है ना? है ना? फिर व्हाई डज द पोएट से दैट आइस वुड सफिस? सफिस मतलब सफिशिएंट। कि द पोएट बिलीव्स दैट आइस hatred is equally destructive. If the world had to end a second time, hatred and cruelty would be enough to destroy. है ना? enough मतलब वो suffice होता है, वही होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, है ना? फिर आते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कौन सा? फायर एंड आइस। The central idea is that human emotions like uncontrolled desire and hatred are powerful enough to cause the destruction of the world. फिर explain the use of symbolism in the poem. Fire symbolizes human desire, greed, and passion, while ice symbolizes hatred and coldness. These emotions are compared to natural forces that can destroy the world. है ना? ये भी important question है, थोड़ा देख के जा सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। Comment on the ending of the poem. The ending and would suffice is powerful and ironic.
and wood sufficient, है ना. It shows that even if fire does not end world ice, है ना. फायर मतलब लोगों का जो गुस्सा है ना, ग्रीड वगैरह जो है, ये अगर दुनिया को अगर पूरी तरह से बर्बाद नहीं भी करता है, लोगों का जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति, जेलसी जो है ना, यही आगे चल के दुनिया को बर्बाद कर देगा, दुनिया को खत्म कर देगा. ठीक. How has the poet observed nature in the poem Dust of Snow? The poet has observed nature very deeply. He finds beauty and meaning even in simple things like crow, hemlock tree, and falling snow. These ordinary elements bring a sudden change in the mood, showing how powerful nature is in influencing human feelings. तो यहाँ पे द पोएट ऑब्जर्व कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों में भी मतलब ही फाइंड्स की मतलब खूबसूरती उन्होंने देखी है ना. वो एक कौवा हो, है ना, वो एक पॉइजनस हेमलॉक ट्री हो, और वहीं पे स्नो हो, स्नो उनके ऊपर गिरना हो, उन सारी चीजों को उन्होंने बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ध्यान से देखा है ना. वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी ऑर्डिनरी एलिमेंट्स जो है ये भी सडन चेंज ला सकते हैं हमारे मूड में, शोइंग हाउ पावरफुल नेचर इज इन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन फीलिंग्स. क्लियर हुआ. फिर नंबर टू, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम. इस पोएम के थ्रू से पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं. द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड सेव अ डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. ठीक है, ये फिर से डस्ट ऑफ स्नो से है ना. फिर व्हाट साइड ऑफ नेचर डू प्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट. द प्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट the darker, sorrowful side of nature. They are generally considered unpleasant symbols, but in the poem they play a positive role. है ना. कैसे हम लोग की ये कौवा एक नेगेटिविटी को जनरली हमारे सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है ना. जनरली हम लोग उसको मतलब कौवे को अच्छा नहीं मानते, अच्छा शगुन नहीं मानते, है ना. हम लोग पॉइजनस अगर कोई चीज़ डेफिनेटली उसको हम लोग अच्छे नज़रों से देखेंगे नहीं, लेकिन इसी पॉइंट में हम लोग इन चीज़ों को भी एक पॉजिटिव चेंजेस किसी के जीवन में आते दिखते हैं. फिर आते हैं नंबर फोर, व्हाई डज द पोएट यूज सच अनकॉमन बर्ड एंड ट्री. व्हाट डज इट. उन्होंने हाँ दूसरे दूसरे ट्रीज दूसरे बर्ड्स को भी ले सकते थे, लेकिन इन्हीं का एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया. द पोएट चूजेस a crow and a hemlock tree instead of beautiful birds or trees to show that even unpleasant things in life can bring joy. कि जिन चीजों को हम लोग जनरली अच्छी नजरों से नहीं देखते वो भी हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकती, पॉजिटिविटी ला सकती, वही दिखाने के लिए उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री को एज अ सिंबल यूज किया अपने पोएम में. इट रिफ्लेक्ट्स दैट हैप्पीनेस कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वे. हाँ, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, खुशियां ढूंढते रहते हैं, है ना, दुनिया में हमारे आगे पीछे हमारे आसपास लोगों के अंदर, है ना, खुशियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुशियां क्या है, हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर है, और वो सबसे अनप्लेजेंट वे से ही कभी भी बाहर आ सकते हैं, है ना. बस हमको क्या करना है, अपनी आंखों को, अपने सेंसेस को खोले रखना. ठीक, खुशियां हमारे अंदर ही मौजूद है. Justify the role of the crow in the poem in changing the poet's mood. The crow, by shaking down snow from the hemlock tree, becomes a reason for the poet's transformation. Though a crow usually symbolizes bad luck, here it indirectly makes the poet cheerful and saves his day. तो पोएट का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, पोएट का जो सडन जो चेंज हुआ, उनके ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड से वो चीयरफुल हुए, है ना, उस जगह तक आने में उस कौवे का एक बहुत ज्यादा योगदान था. तो वो कौवा जनरली बैड लक को सिंबलाइज करते हैं, है ना, उसके काय मतलब आवाज को भी हम लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन इस पोएम में हम लोगों ने देखा है इनडायरेक्टली उसने पोएट के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस लाया था. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. कौन सा कौन सा. फायर एंड आइस. Sorry, dust of snow. The central idea is that little things in that life can bring about big changes. है ना, छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में परिवर्तन, बहुत बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकती है.
Nature, even in its simplest form, has the power to lift our spirits and make life more meaningful. नेचर क्या कर सकता है, जब हमको मतलब हम जब बहुत ही ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड में है तो नेचर ही हमको खुश करने में लग जाता है ना, हमको बाहर निकाल के लाता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ यहाँ पे होते हम लोगों ने देखा है. What was the poet's mood before the event? The poet was in a gloomy, dull, and regretful mood before the snow fell on him. है ना? छोटा सा जवाब है इसका. फिर dust, हाँ, what does the word rude mean? Rude means regretted, है ना, बर्बाद करना, मतलब किसी चीज को, मतलब उनके अंदर वो रिग्रेट जो फील हो रहा था, है ना, कि मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया वगैरह, है ना. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज? डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज करता है? डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड चेंज इन आवर लाइव्स. ठीक. फिर व्हाट आर द टू पॉपुलर व्यूज इन सोसाइटी रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? The two views are, some believe the world will end in fire, some other believe the world will end in peace. ठीक, इस जवाब को अच्छे से देखना, इसमें से आ सकता है. फिर नेक्स्ट, what do fire and ice stand for? Here, fire stands for human desires, passions, greed, and anger, while ice stands for hatred, indifference, coldness, cruelty, jealousy, है ना, ये सारी चीजें के लिए रिप्रेजेंट करता है. फिर how does the use of language help make the poem effective and meaningful? The poem is written in simple, direct, and symbolic language. The words fire and ice are easy to understand but also carry deep symbolic meaning. जो हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कि वो सिंपलिस्टिक वे में सब कुछ लिखते थे, अपने पोएम्स को लिखते थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीप इनर मीनिंग छुपा हुआ रहता था. दिस मेक्स द पोएट शॉर्ट येट पावरफुल एंड मीनिंगफुल, है ना. एक एम्बिग्विटी हमको देखने को मिलता है कि लिखा कुछ है, लेकिन उसके माध्यम से, उस छोटे से शब्दों के माध्यम से लेकर पोएट जो है और डीप मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है. Which literary device is used in I hold with those who favor fire? I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो F जो है यूज हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो F यूज हुआ है ना. तो यहाँ पे the literary device here is alliteration, repetition of F's. ठीक. फिर what is the rhyme scheme of the first stanza in fire and ice? है ना. फर्स्ट स्टेंजा जो है इसमें से हमको क्या मिलता है? फायर एंड आइस. इसमें हम लोग अगर देखें तो, ठीक है, ये रहा जवाब. आप लोग फिर से खुद से भी रेफर द, है ना, है ना, REFER एक्चुअली. ठीक है. तो यहाँ पे इरेजर है क्या जाता है, ये सही से मिट नहीं रहा. चलो कोई बात नहीं, है ना. हाँ, मिट गया. तो टेक्स्ट बुक जो है उसको थोड़ा रेफर करो आप, इसमें से खुद से भी निकालो, है ना. रॉट लर्निंग करके कुछ फायदा होगा नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि इनसाइट कुछ देने वाला है. मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन 4 पैरामीटर पे बनेगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल. तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको काम करना है, अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो इस पैरामीटर को काम पे लगाना पड़ेगा. कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, है ना. सिंपलिस्टिक वे से आप, एकदम सिंपल वे से आप जाएं, अपने लेसन को पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स को वैसे तैयार करें. और हाँ, एक सही क्वेश्चन, मतलब एक सही आंसर कैसे लिखा जाए, उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आपको ये पता होना पड़ेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके मैं खत्म करूँ. ये दोनों पॉइंट अगर आपके पास अगर क्लियर है तो आपका जवाब बहुत सुंदर बनेगा. डेफिनेटली ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह उसको तो आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाके अंत है उसका, कहाँ पे जाके एंड है, ये अगर आपको पता है, यही आपको सोचना है, यहीं पे आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्किल्स. तो आपका जवाब बहुत सुंदर होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलना लगभग आप तय मानिए. ठीक है. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों ही पोएम्स को इन डेप्थ समझने का कोशिश करा और साथ ही साथ
इन दोनों पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ओवर द इयर्स हमारे लिए आए हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ जो जिसमें हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करें, है ना। और आगे चल के कुछ न्यू चीज़ें आएंगी जहाँ पे ये सारे नोट्स एक्सेस करना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम चल रहा है उसके ऊपर, हम लोग आगे आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अ, अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी मदद कर रहा, आपको इससे कुछ वैल्यू मिला, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।